So, hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. Our topic for today is QRMP scheme. आज हम लोग सीखने वाले हैं QRMP scheme के बारे में. ओके तो QRMP स्कीम को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि करंट जो सिस्टम है रिटर्न का अभी जो चल रहा है, अगर आपने जीएसटी या 1 या 3B फाइल करा होगा तो आपको पता होगा कि अभी करंट का क्या सिस्टम है. सो बेसिकली हमारा जो करंट रिटर्न का सिस्टम है उसमें क्या होता है, जीएसटीआर 1 जो है आपका क्वार्टरली या मंथली आप फाइल कर सकते हो, राइट. आप जो जीएसटीआर 1 है वो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, मंथली, डिपेंड अपॉन योर टर्नओवर. अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मंथली फाइल करना होता है जीएसटीआर 1, जिसमें आपको सेल का पूरा डिटेल देना होता है, राइट. और जीएसटीआर 1 आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है. ठीक है, तो अब जीएसटीआर 3B अगर करंट सिस्टम का हम लोग बात करें तो जीएसटीआर 3B हम लोग का मंथली ही है. ठीक है, मंथली हम लोग 3B फाइल करते हैं. नाउ नया सिस्टम क्यों आया, सबसे पहले जो नया सिस्टम है वो किन लोगों के लिए है और वो क्यों आया. तो बेसिकली जो नया सिस्टम है वो है QRMP स्कीम. QRMP क्या है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइलिंग, सॉरी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का स्कीम है QRMP स्कीम. तो ये बेसिकली किन लोगों के लिए आया है, ये उन लोगों के लिए आया है जो स्मॉल टैक्स पेयर हो, ताकि उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ज्यादा उनके ऊपर कंप्लायंस का जो बर्डन है वो ना रहे. अब क्या होगा, अब कुछ लोगों के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जो रिटर्न होगा वो 3B का जो रिटर्न है वो अपना क्वार्टरली होगा और पेमेंट जो होगा टैक्सेस का वो मंथली होगा. तो अब आप लोग को, अगर आप एकदम अननोन हो, आपको पता नहीं है 3B क्या है 1 क्या है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप अटेंड मत करो, आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया अगर मैं आपको दूं तो जीएसटीआर 3B से हम लोग पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को. तो हम लोग जीएसटीआर 3B एक रिटर्न है जिसके थ्रू हम लोग सेल्स अपना डिक्लेयर करते हैं, अपना आईटीसी डिक्लेयर करते हैं और गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं. जीएसटीआर 1 अपना क्या है, जीएसटीआर 1 आपका सेल्स का डिटेल देते हैं, इनवॉइस वाइज एक एक डिटेल हम लोग सेल्स का देते हैं. अब जो नया क्यूआरएमपी स्कीम आएगा उसमें हम लोग 3B जो है वो क्वार्टरली फाइल करेंगे. पहले मंथली था 3B, अब क्वार्टरली हो गया है, और पेमेंट जो है वो हम लोग मंथली चालान क्रिएट करके करेंगे. लेकिन जीएसटीआर 1 का जो है वो क्वार्टरली रहेगा. जो क्वार्टरली 3B फाइल करेंगे उनके लिए क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रहेगा. ओके, तो जीएसटीआर 1 तो मैंने आपको समझाया कि सेल्स का डिटेल अपन देते हैं जीएसटीआर 1 में. तो अपन अच्छे से आज पढ़ेंगे ये स्कीम किन लोगों के लिए लाया गया, कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं आप लोग को शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन और एक एक चीज डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ये स्कीम किन के लिए. So let's start, guys. QRMP scheme, that is quarterly return monthly payment scheme. तो पहले तो ये स्कीम है क्या, व्हाट इज QRMP स्कीम. QRMP स्कीम ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लाया गया है ताकि वो अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का जो रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल कर सके और अपना टैक्सेस जो है वो मंथली पेमेंट कर सके. तो टैक्स जो वो पेमेंट करेंगे वो मंथली पेमेंट करेंगे सिंपल चालान के थ्रू, और अपना जीएसटीआर 1 और 3B जो है वो क्वार्टरली फाइल करेंगे. ठीक है, अब एलिजिबिलिटी, ऑब्वियसली ये जो स्कीम है उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, लेकिन जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको मिलना चाहिए. गवर्नमेंट का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उन्होंने ये स्कीम लाया. तो ये स्कीम बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर को जो भी है लाभ देगा. तो बेसिकली a registered person who is required to furnish GSTR 3B having an aggregate turnover of up to 5 करोड़ रुपया in the preceding financial year, जिनका preceding financial year में 5 करोड़ तक का ही टर्नओवर है उनको ये स्कीम मिलेगा, राइट. तो ये स्कीम कब से आएगा, 1 जनवरी 2021 से ये स्कीम लागू होगा. तो अपन क्या देखेंगे कि जिनका अग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ है उनको ये स्कीम मिलेगा. ओके,
So it is clarified by CBIC that aggregate annual turnover for the preceding financial year shall be calculated in the common portal taking into account the detail furnished in the return by the taxpayer. जो taxpayer ने डिटेल दिया है रिटर्न में, उसके बेसिस पे ये 5 करोड़ का कैलकुलेशन होगा. अगर 5 करोड़ तक मेरा टर्नओवर है तो ही मेरे को ये स्कीम मिलेगा. ओके. अच्छा, अब एक सबके मन में एक सवाल उठ रहा है, डिफॉल्ट माइग्रेशन. ये क्या है? अगर आप लोग के टैक्स जो आपके क्लाइंट्स है या अगर आपका रिटर्न है जीएसटी का, तो आपको एक डिफॉल्ट माइग्रेशन हुआ है, आपका एक मैसेज आया होगा आपको. तो वो मैसेज बेसिकली आपको बता रहा है कि आपका डिफॉल्ट माइग्रेशन हो गया है. आप डिफॉल्ट किस में चले गए हो? क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हो, या आपको डिफॉल्ट किसी और मंथली पेमेंट मंथली फाइलिंग की स्कीम में आप चले गए. तो ये आपको बेसिकली बोल रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है? जो आपको मैसेज आ रहा है उसका मतलब क्या है? तो फॉर क्वार्टर जनवरी 2021 टू मार्च 2021, ऑल टैक्स पेयर with aggregate turnover for the financial year 1920 up to 5 crores and who have filed GSTR 3B return for October by 30 November 2020 will be migrated by default as follow. मतलब जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जिन्होंने अक्टूबर की जीएसटीआर 3B 30 नवंबर तक भर दी है, उनको डिफॉल्ट माइग्रेट करें. मतलब डिफॉल्ट उनको अलॉट कर दिया जा रहा है कि वो कौन सी स्कीम में जाएंगे. ओके. तो इसमें क्या है देखते हैं, कौन से क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है और क्या डिफॉल्ट स्कीम है. सो सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था और who have furnished GSTR 1 on quarterly basis in the current financial year. जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर था और जिन्होंने GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे फर्निश किया है, उनको डिफॉल्ट क्वार्टरली रिटर्न में माइग्रेट किया जाएगा. ठीक है. तो 1.5 करोड़ वाले के पास ऑप्शन रहता है कि या तो वो मंथली करे या वो क्वार्टरली करे. राइट. तो जो इंसान क्वार्टरली कर रहा था उनको क्वार्टरली ही डिफॉल्ट माइग्रेट किया जाएगा. दूसरा, registered person having aggregate turnover of up to 1.5 crore who have furnished form GSTR 1 on monthly basis in the current financial year. अगर किसी ने GSTR 1 जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर था और उन्होंने GSTR 1 मंथली बेसिस पे फाइल करा है, तो उनको मंथली रिटर्न में माइग्रेट किया जाएगा. तो आप लोग को ये समझना है कि जनवरी 2021 से 2 टाइप का स्कीम है चलेगा. एक तो क्वार्टरली स्कीम, एक मंथली स्कीम. क्वार्टरली स्कीम में जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली होगा, जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली होगा, और मंथली में जीएसटीआर 3B भी मंथली होगा और जीएसटीआर 1 भी मंथली होगा. तो बेसिकली जिनका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनको तो मंथली ही अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और जिनका 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में, उनके पास एक ऑप्शन है, या तो वो क्वार्टरली में जाए या वो मंथली में जाए. ओके. Registered person having aggregate turnover of more than 1.5 crore and up to 5 crore in the preceding financial year, उनको भी क्वार्टरली में भेजा जाएगा. ओके. अब आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो क्वार्टरली में जाओ या आप मंथली में जाओ. आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आपको यही करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है. आपको प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा कि आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा क्वार्टरली में जाना. तभी आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्वार्टरली में जाना है या मंथली में जाना है. तो वो ही लोगों को डिसाइड करना है जिनका 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है. ओके. Taxpayer who have not filed GSTR 3B for October 2020 by 30 November will not be migrated. मतलब माइग्रेशन नहीं होगा डिफॉल्ट. अगर आपने 2020 अक्टूबर 2020 का रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल नहीं करा है तो आपका सिस्टम माइग्रेशन खुद से नहीं करेगा, आपको खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा जाके. ओके. सो ये हो गई माइग्रेशन की बात कि किसको क्वार्टरली रिटर्न में जाने मिलेगा, किसको मंथली रिटर्न में डिफॉल्ट माइग्रेशन होगा. ये हो गया ये बात. ओके. नाउ नेक्स्ट, चेंज इन डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर क्वार्टर जैन टू मार्च 2021. अब देखिए आपको माइग्रेट कर दिया गया.
अब आपके ऊपर है कि आपको चेंज करना है या नहीं करना है। जैसे मुझे अगर सपोज कीजिए मेरा टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से नीचे था, इस वजह से अगर मैं क्वार्टरली फाइल कर रही थी GSTR 1, तो मुझे माइग्रेट अगर कर दिया गया, ठीक है, किसमें माइग्रेट कर दिया गया, डिफॉल्ट ऑप्शन में, किसमें, QRMP में, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मुझे मंथली में जाना है या QRMP में जाना, क्वार्टरली में जाना, वो मेरे पास ऑप्शन है, मैं चेंज कर सकती हूँ। तो आप लोग पूछोगे मैम चेंज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली चेंज अपन जाएंगे पोर्टल पे लॉग इन करके अपने पास अपन को सर्टेन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अपने पास ऑप्शन है कि या तो मैं मंथली में जाऊं या मैं क्वार्टरली में जाऊं। The default option as enumerated above has been made available for the convenience of registered person based on their anticipated behavior. जैसे उन्होंने behave किया उस basis पे उनको क्या कर दिया गया है, default option provide किया गया है। लेकिन registered person are free to change the option. अगर वो चाहे तो वो अपना option change भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, वो change कर सकते हैं। The option may be changed from 5th December 2020 to 31st January 2021. तो उनको एक विंडो दे दिया गया कि इस विंडो के अंतर्गत आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके अच्छा, मैं आप लोग से थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, थोड़ा इस क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। ओके सो गाइज, कैन यू प्लीज टेल मी कि QRMP स्कीम आप चैट में लिख सकते हो, ये क्या है, क्वार्टरली रिटर्न है या मंथली रिटर्न है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लगता है, ये क्वार्टरली रिटर्न है या मंथली रिटर्न? एक आंसर आया है मेरे पास, यस। बाकी जन प्लीज लिखिए अपना आंसर कि आपको क्या लगता है, ये क्वार्टरली रिटर्न है या मंथली रिटर्न है। ओके तो सबसे पहले जो QRMP स्कीम है ये क्वार्टरली रिटर्न है, जिसमें हम लोग रिटर्न जो फर्निश करेंगे वो क्वार्टर के द्वारा करेंगे, ठीक है। लेकिन अपना जो पेमेंट करेंगे टैक्स का, वो कैसे करेंगे, टैक्स का पेमेंट हम लोग मंथली करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, इसलिए वो चाहेगा कि हम लोग मंथली जो है वो टैक्स का पेमेंट करें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। क्या ये हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्या मेरे को ये फॉलो करना ही पड़ेगा या मैं अपने इच्छा से हट भी सकती हूँ, मुझे नहीं करना तो मैं नहीं भी कर सकती हूँ? क्या फॉलो करना जरूरी है, कंपल्सरी है? ओके कोई कंपल्सन नहीं है, अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। अच्छा, टर्नओवर का लिमिट क्या है, किस किस जन को ये स्कीम मिलेगा, कौन कौन जन ऐसे हैं जिनको ये स्कीम मिलेगा? प्लीज राइट डाउन, टर्नओवर का लिमिट क्या है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का? ओके ओके तो 5 करोड़ का लिमिट है, 5 करोड़ तक अगर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है तो मुझे ये स्कीम मिल सकता है। लेकिन अगर सपोज करिए मैं जीएसटीआर 1 अगर मैं मंथली फाइल कर रही हूँ तो क्या ये मेरे को स्कीम मिलेगा? खुद से माइग्रेट होने मतलब डिफॉल्ट मिलेगा? क्या सिस्टम मेरे को डिफॉल्ट करेगा इसमें माइग्रेट, या मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा अगर मैं मंथली अभी तक GSTR 1 फाइल कर रही हूँ? वेरी गुड उन्नति सिंह, हमको चूज करना पड़ेगा। अगर मैं मंथली फाइल कर रही हूँ GSTR 1 तो मेरे को जाके चूज करना पड़ेगा, ठीक है, मेरा बिहेवियर कैसा है उस बेसिस पे मुझे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये 1 जनवरी 2021 से लागू होगा, जिसमें आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो अगर आप QRMP स्कीम चूज करते हो। चूज कैसे करोगे, आप जाके पोर्टल में जाओगे और चूज करोगे। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको और डिटेल में इसके बारे में समझाती हूँ। ओके सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू ऑल। अब ये बोल रहा है द डिफॉल्ट ऑप्शन मैं चेंज कर सकती हूँ, फ्री टू चेंज, ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकती हूँ। उसके बाद अवेलिंग QRMP स्कीम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर में मैं कैसे ऑप्ट कर सकती हूँ?
तो वो कैसे ऑप्ट किया जा सकता है? मेरे को सपोज करो ऑप्ट इन करना है, या तो मुझे ऑप्ट करना है या ऑप्ट आउट करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये अपन सीखते हैं। ओके, सो पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी क्वार्टर के बारे में बात करते हैं। क्वार्टर वन, अगर अप्रैल से जून मेरे को ऑप्ट इन करना है तो मैं कब तक ऑप्ट इन कर सकती हूँ, या ऑप्ट आउट, मतलब मुझे स्कीम से बाहर निकलना है तो मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ, कब तक बाहर निकल सकती हूँ और कब तक अंदर जा सकती हूँ स्कीम के अंदर। तो 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक मेरे पास टाइम है, ठीक है। 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल, अगर 30 अप्रैल तक अगर मुझे अप्रैल से जून का करना है तो, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को जुलाई टू सितंबर का ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना है तो मेरे पास टाइम है 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक मेरे पास टाइम है कि मैं ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकती हूँ। तीसरा, अगर मेरे को क्वार्टर 3 का अक्टूबर से दिसंबर जो मेरा क्वार्टर 3 है उसके लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना है तो 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक मैं ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकती हूँ। चौथा, अगर मेरे को जनवरी टू मार्च का करना है तो 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक मैं ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको करना है तो आप इन्हीं पीरियड में पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो कैसे ऑप्ट इन करेगा। इसके लिए जो नया नया रजिस्ट्रेशन लिया है, ओके, तो न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन ऑप्ट फॉर द क्यूआरएमपी स्कीम बेसिस द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कब से वो रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। इफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड ऑन एनी डेट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ अ क्वार्टर, मतलब सपोज कीजिए मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला, जैसे क्वार्टर है आपका जनवरी फरवरी मार्च, और मुझे रजिस्ट्रेशन मिला जनवरी को, तो मैं ऑप्ट कर सकती हूँ फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। इसका एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगी, डोंट वरी। अगर इफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड ऑन एनी डेट later second month of a quarter able to opt for QRMP scheme ओनली फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। अगर सपोज करिए मेरे को फेब्रुवरी में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो क्या मैं क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकती हूँ जनवरी फरवरी मार्च के लिए, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या मैं ऑप्ट कर सकती हूँ अगर मुझे फेब्रुवरी में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छा से आप लोगों को समझाती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। इफ ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन 31 जनवरी 2021, अगर 31 जनवरी को मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलता है तो विल बी एबल टू ऑफर क्यूआरएमपी स्कीम फ्रॉम द क्वार्टर जनवरी टू मार्च बाय 31 जनवरी, मतलब मेरे पास 31 जनवरी तक का टाइम है कि मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे फरवरी में रजिस्ट्रेशन मिलता है तो मैं will be able to opt for QRMP from quarter अप्रैल टू जून, खाली अप्रैल टू जून के लिए ही मैं ऑप्ट कर पाऊंगी, ठीक है। तो will have to file GSTR 1(3)B return monthly for the month of February and March 2021। तो डिपेंड करता है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन कब मिला है। अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन जनवरी में ही मिल जाता है तो ऑब्वियसली मैं ऑप्ट कर सकती हूँ जनवरी फरवरी मार्च के लिए। लेकिन अगर मुझे फरवरी में रजिस्ट्रेशन मिलता है तो मैं जनवरी फरवरी मार्च के लिए ऑप्ट नहीं कर सकती क्यूआरएमपी, मैं अप्रैल मई जून के लिए ऑप्ट कर सकती हूँ, ओके। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब मिल रहा है। मैं आप लोग का क्वेश्चन लूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। अब क्या होता है, आप लोगों ने बोला मुझे कि मैम 5 करोड़ से अगर मेरा नीचे है टर्नओवर या 5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तभी मैं क्यूआरएमपी में जा सकती हूँ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग सबसे, सपोज कीजिए कि क्वार्टर में ही मेरा 5 करोड़ से ऊपर हो गया, मैं क्यूआरएमपी में हूं और मेरा 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गया, क्या मैं क्यूआरएमपी में रह सकती हूँ, नेक्स्ट क्वार्टर में रह सकती हूँ? मेरा ये क्वेश्चन है आप लोग से, क्या मैं क्यूआरएमपी में रह सकती हूँ नेक्स्ट क्वार्टर, यस और नो? अगर मेरा 5 करोड़ से ऊपर हो गया टर्नओवर, आप लोग ने बोला कि मैम प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखते हैं,
लेकिन अगर मेरा करंट ईयर में ही, करंट क्वार्टर में ही मेरा 5 करोड़ से ऊपर हो गया, तो क्या मैं ऑप्ट कर सकती हूँ नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी? वेरी गुड आंसर, सबने नो लिखा है. So basically, any registered person whose aggregate turnover crosses 5 crore during a quarter in a current financial year, अगर मेरा 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो shall opt for furnishing of a return on a monthly basis on a common portal from succeeding quarter. मतलब नेक्स्ट क्वार्टर से फिर मैं क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं कर सकती, मेरे को मंथली बेसिस पे ही फाइलिंग करना पड़ेगा, मैं क्वार्टरली बेसिस पे फाइलिंग नहीं कर सकती. ओके. इन अदर वर्ड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है किसी क्वार्टर में इन करंट फाइनेंशियल ईयर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर. नेक्स्ट क्वार्टर में आई एम नॉट एलिजिबल. ओके. अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछती हूँ, देखती हूँ, मैं थोड़ा रजिस्ट्रेशन का आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको जीएसटी का थोड़ा भी नॉलेज है आप बताओ. सपोज करो ये वेदर अ ऑप्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपन ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं क्या जीएसटीएन नंबर वाइज, अलग अलग ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. सपोज कीजिए मेरे एक पैन पे 4 जीएसटीएन है, 4 जगह मैं 4 जीएसटी नंबर में होल्ड कर रही हूँ एक पैन पे, तो क्या मैं अलग अलग ऑप्ट कर सकती हूँ? एक में क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया, एक में मंथली ऑप्ट कर लिया, ऐसे कर सकती हूँ? एक जीएसटीएन में क्वार्टरली, एक जीएसटीएन में मंथली, ऐसे कर सकती हूँ क्या? मेरा क्वेश्चन है. सपोज करिए मेरा एक पैन पे 4 जीएसटीएन है. आपको पता ही है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है कैसे? पैन के बेसिस पे. ठीक है. अगर आपका एक पैन पे 4 रजिस्ट्रेशन है, तो क्या चारों में ही क्यूआरएमपी होना जरूरी है, या चारों में ही मंथली होना जरूरी है, या एक में मंथली एक में क्वार्टरली, एक में मंथली एक में क्वार्टरली, या सब में तीनों में क्वार्टरली एक में मंथली, ऐसे कर सकती हूँ क्या मैं? कुछ यस बोल रहे हैं, कोई नो बोल रहा है, सब कंफ्यूज है कि क्या हो सकता है ऐसा. ओके. तो basically it is further clarified that option to avail QRMP is GSTN wise and therefore distinct person as defined in section 25 of the CA have to option to avail the QRMP for one or more GSTN. इसका मतलब क्या है मैं समझा देती हूँ आपको. In other words, some GSTN for that PAN can opt for QRMP and remaining GSTN may not opt for the scheme. ऐसा हो सकता है कि कुछ GSTN QRMP में है और कुछ जीएसटीएन क्यूआरएमपी में नहीं है, ऐसा हो सकता है. जरूरी नहीं है कि आपको सब जीएसटीएन में क्यूआरएमपी डालना होगा या सब जीएसटीएन में मंथली डालना होगा, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. ओके. आई थिंक ये क्लियर है सबको. अच्छा, अभी तक क्लियर है कि क्यूआरएमपी आपका जीएसटीएन वाइज आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक जीएसटीएन में क्यूआरएमपी, एक जीएसटीएन में क्यूआरएमपी नहीं. और आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको क्या करना होगा, आप क्यूआरएमपी नेक्स्ट क्वार्टर से नहीं ले पाओगे. ठीक है. अब हम लोग बात करते, देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब आपका जीएसटीआर 3B क्वार्टरली जाएगा और आपका पेमेंट जो होगा वो मंथली जाएगा, ये हम लोग बात की है. अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोग सबसे है, तो क्या जीएसटीआर 1 क्या मंथली जा सकता है? अगर मैं जीएसटीआर 3B क्वार्टरली कर रही हूँ तो जीएसटीआर 1 क्या मंथली जा सकता है? इस स्कीम में क्या जीएसटीआर 1 मंथली जा सकता है? मेरा क्वेश्चन है आप लोग से. इस स्कीम में क्या जीएसटीआर 1 मंथली जा सकता है? ओके. सो गाइस, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत जीएसटीआर 1 और 3B का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि जीएसटीआर 1 फाइल करना कितना जरूरी है. अगर मैं जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करती हूँ टाइमली, तो मेरे जो भी जिससे मैं जिसको मैं सप्लाई कर रही हूँ
उसके टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट, और उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जो स्कीम है QRMP स्कीम, इसमें 3B भी क्वार्टरली जाएगा और GSTR1 भी क्वार्टरली जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जाने का कि 3B भी आपका क्वार्टरली जा रहा है और GSTR1 जो है वो भी आपका क्वार्टरली जाएगा, ओके। तो दोनों अगर क्वार्टरली जाएगा तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग से कि अभी हम लोग फेस कर रहे हैं एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अगर मैं क्वार्टरली GSTR1 फाइल करती हूँ ना, तो मेरे जो भी मेरे से परचेज कर रहा है उसके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्या नहीं रिफ्लेक्ट करता? उसके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर उसके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। तो गाइज, बिफोर, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा इसका QRMP स्कीम का आइडिया, अगर आपको GSTR1 और 3B और 2B का नॉलेज है तो, ओके। तो इसमें क्या होगा, QRMP में GSTR1 क्वार्टरली है, GSTR3 भी क्वार्टरली है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, अगर GSTR1 आप क्वार्टरली रखते हो ना, तो सामने वाला डिस्करेज होता है आपसे खरीदने के लिए। क्यों डिस्करेज होता है? क्योंकि अगर आप क्वार्टर के बाद रिटर्न फाइल करोगे ना, तो उसके 2B में भी बाद में रिफ्लेक्ट होगा। उसके 2B में कब रिफ्लेक्ट होगा? बाद में रिफ्लेक्ट होगा। अगर बाद में रिफ्लेक्ट होगा ना, तो वो क्रेडिट भी बाद में ही क्लेम कर पाएगा, ओके। नमिता महाजन सिंह 2A होता है ना? हाँ, 2A भी होता है, अभी 2B भी आया है, तो वो आप भी पढ़ सकते हो, मेरा वीडियो है उस पे, ओके। नाउ आई विल सॉल्व ऑल द क्वेरीज, डोंट वरी, ठीक है। तो आपका क्वार्टरली क्या होगा, 3B भी जाएगा, 1 भी जाएगा। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। उन्होंने एक नया चीज लाया है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है? आपने बोला मैम इतना चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारा चेंजेस कर रहे हैं। क्वार्टरली उन्होंने GSTR1 ले आया, क्वार्टरली उन्होंने 3B ले आया, ठीक है। और अब ये क्यों लाया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी? क्योंकि इंसान अगर GSTR1 जो है अगर क्वार्टरली भरेगा तो उसके उसके जो जो उससे परचेज कर रहा है उसके 2A या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इस वजह से वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, राइट। तो ये इसलिए लाया गया। इसमें क्या होगा ना, फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ अ क्वार्टर द टैक्स पेयर शैल हैव द फैसिलिटी टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मतलब वो आउटवर्ड सप्लाई अपना डिटेल जो है वो फर्निश कर पाएगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू। क्या फर्निश कर पाएगा? इनवॉइस का डिटेल, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल द 13 डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और आपको अच्छे से समझाती हूँ। अभी हम लोग खाली GSTR1 का बात करते हैं, 3B का बात नहीं करते। इसमें QRMP स्कीम में क्या है, GSTR1 जो है वो क्वार्टरली फाइल होगा। मतलब GSTR1 क्या होता है, सेल्स का इनवॉइस। सेल्स का इनवॉइस हम लोग क्वार्टरली फाइल करेंगे, तो 2B में ऑब्वियसली लेट दिखेगा या 2A में लेट दिखेगा, GSTR 2A में लेट दिखेगा, ठीक है। तो उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी लाया गया, जिसमें आप इनवॉइस जो है अपना फर्निश कर पाओगे। जैसे मैं इसके थ्रू जो भी सेल का इनवॉइस है, जैसे जनवरी का सेल का इनवॉइस है, वो मैं 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक डाल सकूंगी, ताकि वो किसको दिख जाए, मेरे परचेजर को दिख जाए, ठीक है। वैसे ही सेल का फरवरी का जो इनवॉइस है वो 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक मैं डाल पाऊंगी, ओके। अब आप बोलोगे फिर मैम थर्ड महीने का क्या होगा? थर्ड महीने का आप GSTR1 में दिखा देना, ओके। So the facility of furnishing IFF for previous month would not be available after 13. As a facilitation measure, continuous upload of invoices should also be provided wherein they can save the invoices in IFF. ये एक facility है जिसमें sales का invoice का detail जो है वो आप डाल पाओगे। कब डाल पाओगे? अगर जनवरी का है तो आपको 1 फरवरी से 13 फरवरी तक, और अगर फरवरी का है तो 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आप क्या इनवॉइस का डिटेल डाल पाओगे, ओके। नाउ ये क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया बिकॉज प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा था? जो इंसान GSTR1 क्वार्टरली भरता है उसका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करता, 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। मेरा सेल मतलब सामने वाले का परचेजेस, मेरा अगर आउटपुट टैक्स मतलब सामने वाले का इनपुट टैक्स।
तो उसके दिखेगा ही नहीं आईटीसी, तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। इस वजह से इनवॉइसेस को अगर पहले डालने का अगर कोई माध्यम दिया जाए तो उससे उसको दिखने लगेगा और वो रिटर्न फाइल करते समय क्रेडिट ले पाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट किससे ले पाएगा? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में दिखेगा उसका जो भी आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स है और उसका क्रेडिट वो ले पाएगा, इसलिए ये मेजर लाया गया। ओके, इसका डिटेल वीडियो आप देख पाओगे। द फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवॉइस इन आईएफएफ हैज बीन प्रोवाइडेड सो एज टू अलाउ द डिटेल ऑफ सप्लाई टू बी ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म 2A एंड फॉर्म 2B ऑफ द कंसर्न रेसिपिएंट। ठीक है, तो उसमें प्रॉपरली दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो आईएफएफ का ऑप्शन है जिसमें आप अपना सेल का इनवॉइस का डिटेल डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, जीएसटीआर 1 में ही सारा डाल दो, तो आपके ऊपर है। ठीक है, the details of invoices furnished using the said facility in first 2 months are not required to furnish again in GSTR 1। अगर आपने जनवरी और फरवरी का इनवॉइसेस जो आपका सेल इनवॉइसेस है उसका डिटेल अगर आपने आईएफएफ में डाल दिया है तो आपको जीएसटीआर 1 में वापस डालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, accordingly the details of outward supply made by such registered person during a quarter shall consist of detail of invoice furnished for each of the first 2 months and the detail of invoices furnished in GSTR 1। मतलब जो आप IFF में डाल रहे हो वो 2 महीने का प्लस GSTR 1 में जो वो तीसरे महीने का आप डालोगे वो डिटेल रहेगा। ओके, so let me repeat for you all and ask you question। ओके, सो गाइज आई एम रिपीटिंग फॉर यू ऑल अगेन। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये स्कीम में जीएसटीआर 1 आपको क्या करना है, क्वार्टरली फाइल करना है। जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करना है और जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली फाइल करना है। जिनको पता होता है होगा कि जीएसटीआर 1 क्या होता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। जीएसटीआर 1 में सेल्स का अपन इनवॉइस वाइज डिटेल डालते हैं और जीएसटीआर 3B क्या होता है, जीएसटीआर 3B में हम लोग क्या करते हैं, सेल का कंसोलिडेटेड डिटेल डालते हैं और क्या डालते हैं, आईटीसी का डिटेल डालते हैं। ओके, तो वो हम लोग को क्वार्टरली फाइल करना है। और ये आईएफएफ क्या है, आईएफएफ के थ्रू हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, कि ऑप्शन मिलता है कि हम लोग जो सेल का इनवॉइस है ना अपना, अगर सपोज करो क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, तो हम जनवरी का पहले ही डाल देंगे, आईएफएफ में क्या डाल देंगे, इनवॉइसेस डाल देंगे। अगर डालेंगे तो सामने वाले के 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और वो क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। ठीक है, और वैसे ही फरवरी का हम लोग आईएफएफ में डाल देंगे जिससे वो क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। राइट, तो अपन इनवॉइसेस पहले डाल सकते हैं। ये वाला इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में एक हम लोग को अप्रोच मिल रहा है कि हम लोग पहले इनवॉइसेस डाल पाएंगे। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो मैं आप लोग से थोड़ा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स पे लाइव रहेंगे ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया या नहीं। तो सबसे पहले इस क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटीआर 1 क्वार्टरली जाता है या मंथली जाता है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वेदर इट इज क्वार्टरली और मंथली। ओके, ओके, सो एवरीवन इज राइटिंग कि जीएसटीआर 1 जो है अपना क्वार्टरली जाता है। किस में जाता है? क्वार्टरली, क्यूआरएमपी स्कीम में। और जीएसटीआर 3B कैसे जाता है? जीएसटीआर 3B क्यूआरएमपी स्कीम में कैसे जाएगा? अच्छा, जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली ही जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सबने लिखा क्वार्टरली जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, जो हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को वो क्वार्टरली करेंगे या मंथली करेंगे? टैक्स पेमेंट करेंगे वो क्वार्टरली करेंगे या मंथली करेंगे? टैक्स पेमेंट जो कर रहे हैं वो क्वार्टरली करेंगे या मंथली करेंगे? ओके, मंथली पेमेंट करेंगे, ये एकदम क्लियर हो गया सबका। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल कर रही हूँ तो क्या मैं इनवॉइसेस पहले डाल सकती हूँ? क्या मैं इनवॉइसेस पहले डाल सकती हूँ?
सेल की इनवॉइसेस पहले डाल सकती हूँ? यस, मैं पहले डाल सकती हूँ। क्या यूज करके डाल सकती हूँ? प्लीज राइट डाउन, क्या यूज करके मैं डाल सकती हूँ? वेरी गुड। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके मैं अपना इनवॉइसेस सेल का डाल सकती हूँ। इससे बेनिफिट क्या होगा, कोई लिख सकता है कि मैं इनवॉइसेस पहले डाल दूंगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा? अगर मैं इनवॉइसेस पहले डाल दूंगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा? वेरी गुड। सामने वाले के 2A या 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा सामने वाला, और मेरा बर्डन भी कम होगा। सामने वाला क्या कर पाएगा? आईटीसी क्लेम कर पाएगा और मेरा बर्डन जो है वो भी कम होगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो एक बार पढ़ ले करंट सिस्टम क्या है, जीएसटीआर 1 क्या है, 3B क्या है, तब उनको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्या मैं ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकती हूँ साल में हर एक क्वार्टर के लिए? क्या मैं एक ही बार ऑप्ट इन कर सकती हूँ या एक ही बार ऑप्ट आउट कर सकती हूँ, या ना 4 बार मैं ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकती हूँ? यस गाइस, ये जो स्कीम है, ओके वेरी गुड, सबका आंसर राइट है। मैं अपने हिसाब से 4 बार ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है किसी भी क्वार्टर में, तो क्या मैं नेक्स्ट क्वार्टर में एलिजिबल रहूंगी? प्लीज राइट डाउन, क्या मैं नेक्स्ट क्वार्टर में एलिजिबल रहूंगी? ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आईएफएफ जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। आपका मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। ठीक है, द डिटेल्स फर्निश यूजिंग द सेट फैसिलिटी इन द फर्स्ट 2 मंथ आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अगेन इन फॉर्म जीएसटीआर 1। एक बार आपने फर्निश कर दिया है ना इनवॉइस का डिटेल, तो बार बार आपको जीएसटीआर 1 में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो details of invoice furnished using IFF for each of the first 2 months plus details of invoices furnished in form GST1 for the quarter is equal to details of outward supply furnished by such registered person. तो obviously 2 महीने का जो IFF है प्लस जो आपका GSTR1 का लास्ट महीने का डिटेल है, वही तो टोटल आपका क्वार्टर का आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है, चलो अब आप लोगों ने पढ़ा, पूरे राम गाथा मैंने गा दी कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होगा और क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलिंग होगा। तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? अब गवर्नमेंट तो बोलेगा नहीं कि भैया तुम क्वार्टरली मेरे को टैक्स पेमेंट कर दो, उसको तो पहले चाहिए, उसको तो पैसा चाहिए ना। तो मंथली पेमेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो स्कीम है उसमें मंथली पेमेंट होगा। तो कैसे पेमेंट होगा, ये भी क्वेश्चन है कि कैसे पेमेंट होगा और कब पेमेंट होगा। ये 2 क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, तो ये द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP की स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय डिपॉजिटिंग द ड्यू डेट इन ड्यू अमाउंट इन फॉर्म जीएसटी PMT 06। मतलब PMT 06 के थ्रू पेमेंट होगा बाय द 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। कोई मेरे को बताएगा ड्यू डेट क्या निकला? 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। अगर मुझे जनवरी का पेमेंट करना है टैक्स का, तो मैं कब तक, क्या ड्यू डेट होगा? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर मुझे जनवरी का टैक्स का पेमेंट करना है तो क्या ड्यू डेट होगा? सबका आंसर आ रहा है, लेकिन सब मंथ भी बताओ, खाली डेट मत बताओ, मंथ बताओ। मंथ बताइए गाइस, अगर मुझे जनवरी का पेमेंट करना है। ओके, देखो राधे प्रधान, इसमें कुछ भी क्वार्टर, इसमें जो भी पेमेंट है वो क्वार्टरली नहीं है, मंथली है। ठीक है, तो मंथ होगा 25th February। ठीक है, 25th February को मेरे को करना होगा पेमेंट यूजिंग PMT 06। ओके, ये एक फॉर्म है।
Okay, while generating the challan, the taxpayer should select monthly payment for quarterly taxpayer. Obviously, वो quarterly taxpayer है, वो monthly payment करेगा. Option for payment of tax. अब गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम निकाल दी, तो और थोड़ा सा लफड़ा करना था गवर्नमेंट को, तो उन्होंने दो ऑप्शन निकाला. वो दो ऑप्शन क्या है? क्या या तो आप फिक्स सम मेथड के थ्रू दो, या तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड के थ्रू दो. अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? ऑब्वियसली मैं आपको समझाऊंगी. तो फिक्स सम मेथड क्या है और सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या है? ठीक है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है खुद से असेस करके देना. फिक्स सम मेथड मतलब कुछ फिक्स अमाउंट देना. उन्होंने डिपार्टमेंट ने डिसाइड कर लिया, वो कुछ अमाउंट आपको, कुछ परसेंटेज आपको देना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फिक्स सम मेथड. फिक्स सम मेथड क्या है? तो पेमेंट करने की दो तरीके हैं. एक तो फिक्स सम मेथड है और एक आपका क्या था, सेल्फ असेसमेंट मेथड है. तो फिक्स सम मेथड मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ ये है क्या, और एक एग्जांपल भी मैंने लिया है तो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. A facility is being made available on the portal for generating a pre-filled challan in form GST PMT06 for an amount equal to 35% of the tax paid in cash in the preceding quarter where the return was furnished quarterly. तो सिंपली अगर मैं हिंदी में रूपांतरण करूं तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न फर्निश किया था, तो आपको पिछले क्वार्टर आपने जो भी टैक्स पे किया है उसका 35% आपको देना होगा. ठीक है, और इक्वल टू टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश मंथली. अगर आपका पिछले महीना आपने मंथली रिटर्न फर्निश किया है तो आपको कैसे देना पड़ेगा? जो आपने लास्ट अमाउंट पे किया था उस मंथ वो आपको देना पड़ेगा. ठीक है, मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड would not be available to those registered person who have not furnished the return for a complete tax period preceding such month. अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं फिर अपन अच्छे से समझते हैं. जैसे आपका सपोज करिए टैक्स टाइप था CGST, SGST, IGST, सेस. आपका क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया गया था. ठीक है, तो क्वार्टरली अगर आपने रिटर्न फाइल किया था, सपोज आपने जनवरी से मार्च क्वार्टर का क्वार्टरली ऑप्ट किया था. ठीक है, और आपने इतना इतना क्वार्टर में पेमेंट किया, क्वार्टरली फाइल किया था. जैसे 1 लाख का CGST है, SGST आपका 1 लाख का है, IGST 2 लाख का है. तो टैक्स टू बी एक्चुअली पेड इन कैश इन ईच मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई. तो अप्रैल एंड मई में आप कैसे टैक्स पे करोगे? सपोज करो आपका जनवरी से मार्च में ये सारे टैक्सेस का पेमेंट हुआ था. ठीक है, तो अप्रैल और मई में आप कैसे पेमेंट करोगे? अगर आप फिक्स सम में जाते हो तो आपको 35% पेमेंट करना पड़ता है. तो आपको 35% ऑफ 1 लाख, 35% ऑफ 1 लाख, ऐसे ऐसे करके आपको पेमेंट करना होगा. ठीक है, अगर आपने लास्ट रिटर्न मंथली किया था, जैसे मार्च का आपने मंथली किया था, तो आपका मार्च का देखा जाएगा फॉर अप्रैल एंड मई. अप्रैल एंड मई क्वार्टर के लिए आपका मार्च का देखा जाएगा. और CGST 20,000, SGST 20,000, IGST 10,000, सेस अगर आपने कुछ दिया नहीं है तो उस हिसाब से आपका पेमेंट होगा. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कैसे पेमेंट किया, मंथली ऑप्ट किया था या क्वार्टरली ऑप्ट किया था, उस बेसिस पे आपका टैक्स का पेमेंट होगा. ठीक है, अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया था तो 35% के हिसाब से होगा. ठीक है, जो भी क्वार्टर था उस बेसिस पे. और अगर आपने क्वार्टरली नहीं मंथली ऑप्ट किया था तो आपका जो लास्ट मंथ है, जो भी मार्च, जैसे मैं अगर अप्रैल मई जून का क्वार्टर का बात करिए तो मार्च में आपने कैसे पेमेंट किया था उस बेसिस पे आपको हर महीना टैक्स पे करना पड़ेगा, अप्रैल मई और जून में, अगर आप फिक्स सम मेथड में जाते हो तो. ठीक है, सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछती हूँ. लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछती हूँ. सपोज कीजिए मैंने क्वार्टरली ऑप्ट किया था. ठीक है, और मैंने सपोज करो क्वार्टर में CGST पेमेंट किया है, सपोज नियर अबाउट 1 लाख. तो मैं कितना पेमेंट करूंगी? अगर मैं सपोज करो पिछले क्वार्टर में मैंने 1 लाख CGST पेमेंट किया है, क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, तो मैं अप्रैल में कितना पेमेंट करूंगी CGST का? अप्रैल में कितना पेमेंट करूंगी? यस, प्लीज राइट डाउन.
व्हाट आई विल पे इन अप्रैल, वेरी गुड, 35% मुझे पे करना पड़ेगा, दैट इज 35,000। ओके, अब सपोज करो मैंने मंथली, अगर मैं मंथली स्कीम में थी, मंथली स्कीम में थी, तो अगर मेरे को अप्रैल का देखना है, मई का देखना है, तो कौन सा महीना देखना होगा, कौन सा महीना देखना होगा? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, कौन सा महीना मेरे को देखना होगा? मार्च महीना देखना होगा कि मार्च में मैंने कैसे टैक्स पे किया था, उस बेसिस पे ही मेरे को अप्रैल और मई में पे करने मिलेगा, फिक्स सम मेथड में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड का, भी मैं बात करूंगी आपसे। आपसे मैं पूछती हूँ सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या होता है? क्या होता है सेल्फ असेसमेंट? फिक्स तो पता चल गया कि अगर क्वार्टरली है तो 35%, मंथली आपका पहले था तो आपका जो प्रीवियस मंथ है उसका जो टैक्स आपने पे किया था वो आपको पे करना है। तो कोई मेरे को बताएगा क्वार्टरली, सॉरी, सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या है? व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट मेथड? सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से कैलकुलेट करिए आपका आउटपुट टैक्स कितना है, आपका आईटीसी कितना है, उसको आउटपुट टैक्स को आईटीसी से माइनस करिए और फिर जो फिगर निकलता है वो पेमेंट करिए। मतलब हर महीना आपको खुद से मेहनत करनी होगी। खुद से मेहनत का मतलब जैसे आप 3B फाइल करते थे तब मेहनत करते थे ना हर महीना, वैसे आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन करके मेहनत करनी होगी, फिर आपको खुद से टैक्स पेमेंट करना होगा। ठीक है, फिक्स में तो आपको पता चल गया कि कैसे पेमेंट करना है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट में तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो आपका एक्चुअल आउटपुट टैक्स है और आईटीसी है उस बेसिस पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट करते हो। So tax payable under self-assessment method can be paid by the tax by consideration of tax liability on inward and outward supply and ITC available। तो जितना भी आपका आउटपुट टैक्स है माइनस आपका जो आईटीसी है वो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। In order to facilitate ascertainment of ITC, the auto drafted ITC has been made available in 2B। अब कोई पूछ रहा था मैम 2A और 2B में डिफरेंस क्या है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो 2B का, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो जो भी आपका ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी है वो आप लेके, और जो आपका आउटवर्ड टैक्स है, आउटवर्ड टैक्स को आउटपुट टैक्स है उसको आईटीसी से माइनस करके जो फिगर आ रहा है ना वो आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। नाउ टैक्स पे फ्री टू सिलेक्ट एनी ऑप्शन, ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको फिक्स सम मेथड यूज करना है तो फिक्स वाला कर सकते हो, अगर आपको सेल्फ असेसमेंट यूज करना है तो आपको सेल्फ असेसमेंट आप यूज कर सकते हो। द रजिस्टर्ड पर्सन इज फ्री टू अवेल आइदर ऑफ द टू पेमेंट मोड, मतलब वो फ्री है, वो कोई सा भी पेमेंट मोड चुन सकता है। ठीक है, that is fixed sum method और self assessment method in any of the 2 months of the quarter। obviously 2 महीना के लिए ही उसको सिलेक्ट करना है, तीसरा महीना तो वो ऑब्वियसली असेस करके ही पेमेंट करेगा। not to deposit any amount in case of adequate balance in electronic cash ledger और credit ledger। अगर आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो आपको कुछ जमा करने का जरूरत नहीं है, अगर क्रेडिट लेजर में इनफ बैलेंस है तो आपको जमा करने का जरूरत नहीं है। तो वही बता रहा है कि अगर आपके पास कैश लेजर में पैसा है तो आपको जमा करने का जरूरत नहीं, एडुकेट बैलेंस है तो। अगर आपने ज्यादा पे कर दिया और बाद में आपको पता चला, जब आप क्वार्टर एंड में रिटर्न फाइल कर रहे हो आपको पता चला कि आपने ज्यादा पे कर दिया है, तो आपका रिफंड हो जाएगा। हो सकता है ना, अगर फिक्स सम मेथड आप यूज करते हो तो आपका जो पिछले महीने का क्वार्टर में टैक्स था, जरूरी तो नहीं है कि इस महीने के क्वार्टर में भी वही टैक्स आए, तो वो आपका रिफंड हो जाएगा। जो भी आप एक्सेस पे करोगे वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स इन जीएसटी पीएमटी 06। अब कैसे पेमेंट होगा वो अपन देख लेते हैं। 3B कैसे फर्निश होगा, पेमेंट कैसे होगा वो बता देते हैं। Such taxpayer would be required to furnish form GSTR 3B for each quarter on or before 22nd or 24th day of the month succeeding such quarter। थोड़ा मैं आप लोग को टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग को समझ में आया या नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च का 3B का ड्यू डेट क्या होगा? 3B रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च का 3B रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा? क्वार्टरली रिटर्न है ना,
तो क्या होगा ड्यू डेट? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर. वेरी गुड सैकत. सैकत ने बताया 22 से 24 तारीख, डिपेंड करता है स्टेट पे. तो 22 या 24 तारीख, 22 या 24 क्या अप्रैल. अगर जनवरी फरवरी मार्च है तो 22 या 24 अप्रैल. ठीक है. अगर सपोज करो मैं बोलूं पेमेंट, अगर जनवरी का पेमेंट है तो ड्यू डेट क्या होगा? प्लीज बताइए. जनवरी का पेमेंट का ड्यू डेट, मैं रिटर्न का ड्यू डेट नहीं बोल रही हूँ क्योंकि रिटर्न तो क्वार्टरली है. तो जनवरी का पेमेंट का ड्यू डेट क्या होगा? 25 तारीख होगा. 25 फरवरी. वेरी गुड, सबने आंसर राइट दिया. ओके, 25 फरवरी होगा. The form GST or 3B shall contain detail of supply made, ITC and all other details. जो 3B अभी हम लोग कर रहे हैं वो ही रहेगा. तो वही मेरे को 3B में डालना होगा क्वार्टरली. ठीक है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं वैसे ही 3B रहेगा. The amount deposited by the registered person in the first 2 months shall be debited solely for the purpose of offsetting the liability furnished in the quarter form 3B. मतलब आपने जो भी जनवरी में पैसा जमा किया है और फरवरी में जमा किया है पैसा, वो जब आप मार्च में 3B भरोगे, जो उसका लाइबिलिटी आएगा उसको सेट ऑफ करने के लिए यूज होगा. मतलब जो आपका 3B का रिटर्न में जो भी लाइबिलिटी आएगा उसको ऑफसेट करने में आपने जो पैसा जमा किया था वो यूज होगा. ओके. अगर कोई भी अमाउंट आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया, सपोज आपने जनवरी और फरवरी में ज्यादा अमाउंट पेमेंट कर दिया, लेकिन जब आप असेस कर रहे हो प्रॉपरली, अपना 3B का रिटर्न भर रहे हो, तब कम टैक्स निकला, तब आपका रिफंड हो जाएगा. गवर्नमेंट बोल रहे रिफंड हो जाएगा. कब होगा? आपको अप्लाई करना होगा या तो यूज हो जाएगा. यूज के किस पर्पस के लिए होगा? सेम पर्पस के लिए दूसरे क्वार्टर में आप यूज कर सकते हो पैसा. ठीक है, रिफंड भी आप क्लेम कर सकते हो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अपना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस हम लोग का लास्ट टॉपिक है. उससे पहले मैं थोड़ा और डिस्कस करती हूँ और आप लोग से जानना चाहूंगी कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं. ओके, सो बेसिकली QRMP स्कीम्स कब से इफेक्टिव हो रहा है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हेन द स्कीम इज गेटिंग इफेक्टेड. कब से इफेक्टिव हो रहा है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. ओके, डिफॉल्ट किनका माइग्रेशन हुआ है स्कीम में? कौन कौन डिफॉल्ट माइग्रेट करा दिए गए हैं? ओके, जिन्होंने GSTR 1 क्वार्टरली भरा था वो डिफॉल्ट माइग्रेट हो गए, और जिनका 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच का टर्नओवर है वो डिफॉल्ट माइग्रेट हो गए. तो क्या जबरदस्ती ये कंपल्शन है ये स्कीम? प्लीज राइट डाउन, क्या ये स्कीम कंपल्शन है? ओके, कंपल्सरी नहीं है ये स्कीम. अच्छा, आप लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर कंपल्सरी नहीं है तो एक बात बताओ कि फिक्स सम मेथड में कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स मेरे को पे करना है? अगर मेरा पिछले महीना मैंने क्वार्टरली ऑप्ट किया था तो कितना परसेंटेज पे करना है? 35%. अच्छा, अगर मैंने मंथली ऑप्ट किया था तो? अगर मैंने मंथली ऑप्ट किया था तो? इस महीना मेरा क्वार्टरली है और पिछले, तो अपन को जो पिछले महीना मेरा था वो, जो लास्ट मंथ मेरा था वो. ओके, वेरी गुड. आई थिंक आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. ऑब्वियसली एकदम क्लियर पिक्चर तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. चलो, अब बात आता है इंटरेस्ट का. हम लोग क्या बात कर रहे हैं अब? इंटरेस्ट का अपन बात करेंगे. ओके. No interest would be payable in case the tax due is paid in the first 2 months of the quarter by way of depositing auto calculated fixed sum method में. अगर आप ड्यू डेट तक
जो भी 35% के हिसाब से या लास्ट महीने के हिसाब से फिक्स सम मेथड का अपन बात कर रहे हैं। अगर आप ड्यू डेट तक, ड्यू डेट मतलब जैसे जनवरी का 25 फरवरी है, तो 25 फरवरी तक अगर आप सम डिपॉजिट करा देते हो ना, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। इफ while furnishing return in 3B it is found that in any or both of the first 2 months of the quarter the tax liability net of credit on the supply made was higher than the amount paid in challan। ओके मेरे को एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना है, मैं स्टॉप कर रही हूँ वापस से स्क्रीन। सबसे पहले आप एक बात बताओ, फिक्स सम मेथड किसके ऊपर बेसिस है? पिछले महीना के ऊपर या पिछले क्वार्टर के ऊपर बेस लगा के? एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले महीना जो मैंने टैक्स पेमेंट किया था या पिछले क्वार्टर जो मैंने टैक्स पेमेंट किया था वो इस क्वार्टर से कम हो सकता है, हाँ या ना? पिछले महीना मैंने जो टैक्स पे किया था या पिछले क्वार्टर मैंने जो टैक्स टोटल पे किया था वो इस महीना से कम हो सकता है। ओके तो गाइस फिक्स सम मेथड में तो मैं पिछले महीना के हिसाब से टैक्स पे कर रही हूँ, मैं पिछले महीना के हिसाब से टैक्स पे कर रही हूँ या पिछले क्वार्टर के हिसाब से टैक्स पे कर रही हूँ। तो सपोज करो जब मैंने अप्रैल मई में पिछले क्वार्टर के हिसाब से टैक्स पे किया, अब जून में जब मैं 3B भर रही हूँ तब मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है, मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है और मैंने फिक्स सम चुना था और मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो क्या क्या मेरे पे इंटरेस्ट लगेगा? हो सकता है मेरा मई का टैक्स ज्यादा आ रहा है या जून का टैक्स सॉरी अप्रैल का टैक्स ज्यादा आ रहा है, मैंने फिक्स सम मेथड यूज किया था, क्या मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस और नो? ओके सो गाइस फिक्स सम मेथड तो गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि ये रूल फॉलो करो, तो वो क्यों इंटरेस्ट पे करवाएगी? अगर आप ड्यू डेट पे पैसा दे देते हो तो वो इंटरेस्ट नहीं पे कराती अगर हायर आता है तो, और अगर लोअर लोअर आता है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। वो इतनी बुरी थोड़ी ना है कि भैया मेरे को इंटरेस्ट दे दो, तुमने तो फिक्स सम में कम पे किया। अरे फिक्स सम में तो पिछले महीने के हिसाब से पे किया, फिर पिछले क्वार्टर के हिसाब से पे किया, तो कम तो हो ही सकता है, हो ही सकता है ना, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा होगा तो रिफंड क्लेम कर लूंगी। अब मेरा बात आता है कि इंटरेस्ट तो आपको देना नहीं है अगर आपने ड्यू डेट में कर दिया तो। इफ while furnishing return in 3B it is found that in any or both of the first 2 months of the quarter the tax liability net of available credit was higher, then no interest would be charged provided they deposited the system calculated amount for each of the 2 month and discharge their entire liability due date। मतलब ड्यू डेट पे अगर आप पैसा जमा कर देते हो, ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर देते हो, तो फिक्स सम मेथड में आपका अगर लाइबिलिटी हायर भी आता है तो भी आपको इंटरेस्ट देना नहीं है। ओके आई थिंक क्लियर हो गया ये। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग फिक्स सम मेथड इन केस सच पेमेंट ऑफ टैक्स by depositing the system calculated amount is not done by the due date। अगर सपोज करो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं वापस से स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि सपोज मैं ड्यू डेट पे टैक्स जमा नहीं देती तो इंटरेस्ट लगेगा क्या? मैं ड्यू डेट मतलब मैं 25 तारीख तक टैक्स जमा नहीं देती या मैं रिटर्न फाइलिंग जो भी ड्यू डेट है 22 या 24 तब तक करती नहीं हूँ, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? प्लीज राइट डाउन। यस इंटरेस्ट लगेगा यार, तुम्हारी गलती है, तुमको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। फिक्स सम मेथड में तो तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, लेकिन अब ड्यू डेट पे तुम फाइल नहीं करोगे तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, राइट? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आऊंगी वापस आपके पास। चलो इन केस जीएसटी 3B फॉर द क्वार्टर अगर बियॉन्ड ड्यू डेट है, अगर आपने पेमेंट टाइमली नहीं किया तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर फिक्स सम मेथड। अब एक एग्जाम्पल है मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि और क्लियरिटी आए आपको। A registered person who has opted for the scheme under fixed sum method had a paid amount of total 1 lakh in cash as tax liability in previous quarter October to December। previous quarter में उन्होंने 1 लाख पे किया। तो अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैंने प्रीवियस क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर में 1 लाख पे किया है तो मैं जनवरी में कितना पे करूंगी? क्वेश्चन, अगर मैं फिक्स सम मेथड फॉलो कर रही हूँ और पिछले क्वार्टर मैंने क्वार्टरली ऑप्ट किया था और मैंने 1 लाख पे किया है तो मैं जनवरी में कितना पे करूंगी?
वेरी गुड, एकदम इंटरेक्टिव बैच मिल गया मेरे को. सो बेसिकली 35,000 मैं पे करूंगी. फेब्रुअरी में कितना पे करूंगी? फेब्रुअरी में मैं कितना पे करूंगी? 35,000 में पे करूंगी. ठीक है. अब he therefore pay 35,000 each on 25th February and 24th March 25th March for discharging tax liability for the first 2 month of the quarter. मतलब जनवरी और फरवरी के लिए उन्होंने 35,000 पे किया. In his return for the quarter, it is found that liability based on the outward and inward supply 40,000 जनवरी का होना चाहिए था और फरवरी का 42,000 होना चाहिए था. जब वो रिटर्न फाइल किया ना तब हायर लाइबिलिटी आया. तो मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग से, क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? प्लीज राइट डाउन. क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? बिग नो या बिग यस? प्लीज राइट डाउन. यार मेरी गलती थोड़ी ना थी यार, तुमने फिक्स सम मेथड लगाया. तो नहीं होगा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. ओके. नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज फॉर लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड. जैसे 5,000 और 7,000 उन्होंने कम पे करा, उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. इन दिस टू मंथ प्रोवाइडेड दैट डिस्चार्ज इज एंटायर लाइबिलिटी बाय द ड्यू डेट. अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हो तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. ओके. अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. A registered person who has opted for fixed sum method has a total amount of 1 lakh in cash as tax liability in previous quarter of October to December. He therefore pays 35,000 on 25th February and 25th March for discharging the tax liability for first 2 months of the quarter. मतलब उन्होंने पे किया 35,000 each जैसे पहले था. In his return for the quarter, it is found that the total liability for the quarter net of available credit was 1,25,000, but he files the return on 30 April. अब क्वेश्चन बताओ कि उसने लेट फाइलिंग किया है रिटर्न का, क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? उसका लाइबिलिटी है 1,25,000. क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा? यस, चार्ज होगा क्योंकि उसकी गलती है. जहां उसकी जेन्युइन गलती है ना वहां इंटरेस्ट चार्ज होगा. सो इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट मंथ रेट ऑन 55,000 जो भी डिफरेंस है फॉर द पीरियड बिटवीन ड्यू डेट एंड 30 अप्रैल. मतलब ड्यू डेट जो उसका था 22 या 24 जो भी ड्यू डेट है और 30 अप्रैल इनके बीच का जो भी डेज है उसका इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो इंटरेस्ट. अब सेल्फ असेसमेंट मेथड का हम लोग बात करते हैं. तो इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट फॉर एनी पार्ट net of ITC which remain unpaid or paid beyond the due date for the first 2 months of the quarter. तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा. इंटरेस्ट कैसे पेमेंट होगा? GSTR 3B के थ्रू होगा. तो सेल्फ असेसमेंट मेथड में इंटरेस्ट पे होगा. ओके. नाउ अब हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं. देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो अपना मंथली अपन पेमेंट कर रहे हैं, अगर सपोज करो मेरे को पेमेंट 25 तारीख तक करना है, मैंने 27 तारीख तक किया, तो क्या लेट फीस चार्ज होगा? मंथली पेमेंट के केस में लेट फीस चार्ज होगा क्या? प्लीज राइट डाउन. लेट फीस चार्ज होगा पेमेंट अगर मैं लेट करती हूँ तो. मैं रिटर्न फाइलिंग का बात नहीं कर रही हूँ. सब यस बोल रहे हैं कि लेट फीस होगा अगर मैं पेमेंट लेट करती हूँ. So late fees is applicable for delay in furnishing of return or detail of outward supply. Late fees तभी applicable है जब आपने delay किया है return furnish करने में. तो return थोड़ी ना है, payment तो खाली चालान create कर रहे हो, तो उस केस में late fees applicable नहीं होगा. Okay, as per the scheme, the requirement to furnish is quarterly. Hence, late fees would be applicable for delay in furnishing of the quarterly return. अगर आप quarterly late file करते हो, तब आपको late fees लगेगा. लेकिन अगर आप monthly late payment करते हो, तो interest लगेगा, late fees नहीं लगेगा. So it is clarified that no late fees is applicable for delay in payment of tax in the first 2 months. अगर आपने payment लेट किया है तो लेट फीस नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है. और अगर आपने रिटर्न फाइलिंग लेट किया है तब आपका लेट फीस लगेगा. ओके. सो मैं वापस आ जाती हूँ.
आप लोग से बात करने। तो बेसिकली आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। सबसे पहले थोड़ा सा इसका हम आपको ब्रीफ आइडिया दे देते हैं जाने से पहले। सबसे पहले कि ये जो है 5 करोड़ से जिनका टर्नओवर कम है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं किन्हीं को डिफॉल्ट माइग्रेशन कराया गया, जिन्होंने अपना बिहेवियर दिखाया वैसा वैसा उनका रंग रूप था, तो उनको वैसे कर दिया गया। और जिनको नहीं ऑप्ट करना है वो नहीं ऑप्ट कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है भैया मेरे को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, अब आपके पास दो मेथड है, या तो फिक्स सम मेथड है या तो आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड है। फिक्स सम मेथड में आप 35% के हिसाब से पे कर सकते हो। फिक्स सम मेथड में आप क्या करोगे, 35% के हिसाब से पे करो। अगर आप क्वार्टरली थे पिछले महीने, पिछले क्वार्टर आप क्वार्टरली में थे, अगर आप मंथली में थे तो आपको लास्ट मंथ के हिसाब से पेमेंट करना है अपने टैक्सेस का फिक्स सम में। और सेल्फ असेसमेंट में खुद से ढूंढो कि कितना आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, कितना आईटीसी है, वैसे पे करो। आपका पेमेंट का ड्यू डेट क्या होगा, नेक्स्ट मंथ का 25 तारीख। और आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होगा, 22 या 24 तारीख, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो। मतलब क्वार्टर एंड का नेक्स्ट मंथ 22 या 24। जैसे सपोज करो मैं बोल रही हूँ जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, तो क्या होगा ड्यू डेट, प्लीज राइट डाउन। जनवरी फरवरी मार्च का ड्यू डेट क्या होगा, क्वार्टर का रिटर्न का, बताइए बताइए क्या होगा। 22 से 24, क्या आप लोग खाली 22 से 24 लिख के बैठ जाते हो। अप्रैल, 22 से 24 अप्रैल, 22 या 24 अप्रैल डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मेरे 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर किसी भी क्वार्टर में एक्सीड होता ना, तो नेक्स्ट क्वार्टर में मैं नहीं फाइल कर पाऊंगी, मैं क्वार्टरली रिटर्न में नहीं जा पाऊंगी, मेरे को मंथली ही जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मंथली वाले को ना एक प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत बड़े बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। क्या बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर वो लोग क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करते हैं ना, तो वो जो सेल का डेटा है वो किसमें ऑटो पॉपुलेट नहीं होता, 2B या 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं होता। इस वजह से उनका क्लाइंट जो है वो नहीं ले पाता है। क्या नहीं ले पाता है, क्या नहीं ले पाता है, आईटीसी नहीं ले पाता, तो उनसे क्यों परचेज करेगा। अगर आईटीसी नहीं ले पाएगा तो परचेज क्यों करेगा। तो सबसे पहले आप लोग बताओ क्या और फैसिलिटी लाया गया, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्या फैसिलिटी लाया गया, प्लीज राइट डाउन। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी लाया गया कि भैया टेंशन मत लीजिए, आपका इनवॉइस मैं डाल दूंगा और आप क्रेडिट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है वो कब से आप डाल सकते हो। जैसे मेरे को जनवरी का इनवॉइस डालना है, तो मेरे को विंडो क्या दिया गया है, अगर मेरे को जनवरी का इनवॉइस डालना है तो विंडो क्या दिया गया है, 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक मैं डाल सकती हूँ सिस्टम में जनवरी का इनवॉइस। ओके, वैसे फरवरी का इनवॉइस मैं 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक डाल सकती हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि ये जो सिस्टम है ये लाया गया। और आपको फिक्स सम मेथड में अगर आपका लाइबिलिटी हायर आता है तो आपको लेट फीस पे सॉरी इंटरेस्ट पे करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट करा, अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करा, तो आपको जरूरी है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट फीस आपका पेमेंट में नहीं आता, लेकिन रिटर्न में आपका लेट फीस आता है। तो गाइज होप सो। अब आप लोगों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, सॉरी मैंने मेरे से स्किप हो गया। तो मैं आपको सिस्टम में लेके जाती हूँ, मैं लॉग इन कराती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ। पहले मैं शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ, प्लीज अभी बने रहिए, जाइएगा मत कहीं। वेट फॉर सम टाइम। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना प्लीज। मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन ना आप लोग के साथ। देखिए अभी मैं लॉगिन करके दिखाती हूँ आप लोग को। होप सो मैं लॉगिन आईडी सही डाल रही हूँ, मुझे याद नहीं है, फिर भी लेट्स ट्राई। पहले आपको सर्विसेज में जाना है, देख लो भाई सब कोई।
फिर रिटर्न में जाना है, फिर आपको ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न में जाना है, ठीक है। फिर आपको फाइनेंशियल ईयर सर्च करना है, फिर उसके बाद आपका मन, आप मंथली में जाना चाहो मंथली में जाओ, आप क्वार्टरली में जाना चाहो क्वार्टरली में जाओ, और आपके पास टाइम रहेगा 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक। जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सूझबूझ करके करना होगा। क्या सूझबूझ करना होगा कि हम लोग को क्वार्टरली में इसलिए जाना हो सकता है कि हो सकता है झंझट से बचे, खाली पेमेंट करना है। अगर फिक्स पेमेंट में जाओगे तो हो सकता है आप झंझट से बच जाओगे। जो पिछले महीना पेमेंट किया था या पिछले क्वार्टर में पेमेंट किया था उसका 35% आपको पेमेंट करना होगा, और आपको लेट फीस नहीं लगेगा। देखो जीएसटीआर 3B का लेट फीस बहुत दोहरा लगता है, फिर इसलिए जीएसटीआर 3B का अगर लेट फीस से बचना है और आपको सिंप्लीफिकेशन में जाना तो जा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेसी रहेगा, क्योंकि देखो मेहनत तो अपन को करना है। जो भी जीएसटी का काम कर रहा है वो उनका क्लाइंट ये बोल सकता है कि भैया क्वार्टरली रिटर्न आ गया, अब तो जीएसटी का पैसा कम करो, रिटर्न फाइलिंग का पैसा कम करो। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत उतना ही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जाके अपन को पूरा असेस करना पड़ेगा। अगर जनवरी फरवरी मार्च का है तो मेरे को मार्च में असेस करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट में जाती हूँ तो हर महीना मुझे असेस करना पड़ेगा। फिक्स पेमेंट में जाती हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली असेस नहीं करना पड़ेगा। जो पिछले महीना मैंने पे किया है या जो मैंने पिछले क्वार्टर पे किया है उस बेसिस पे मुझे पेमेंट करना होगा। आई थिंक सबको क्लियर है। आज का सेशन आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आप लोग को समझ में आया या नहीं, ये सेशन आपको कैसा लगा। उसके बाद मैं और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच पोशाली, थैंक यू शाहबुद्दीन एंड और बहुत सारे जन, मेरे को नहीं समझ में आया। ओके, सो बेसिकली आई वांट टू टेल यू गाइस, आई थिंक आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आपको इसका पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, प्लस आपको इसका पीपीटी भी मिल जाएगा। और मैं हम लोग कोर्स भी करवाते हैं जीएसटी एक्सपर्ट का। अगर आप चाहते हो तो जीएसटी एक्सपर्ट में भी जा सकते हो। इसका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 दिसंबर से। 27 दिसंबर आपका संडे है, 8 बजे रहेगा, और सैटरडे संडे आपका ये रहेगा कोर्स। इसका 3.5 महीने का कोर्स है जिसमें आपको पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। और दूसरा आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप जीएसटी अपडेट बैच में हो तो मैं एडमिन हूँ उसकी, आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये कोर्स में जाना है मैं पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड पोशाली इज आस्किंग मी अबाउट द पीपीटी। पीपीटी आपको मिल जाएगा, आप अगर जीएसटी अपडेट बैच में हो तो उसमें मिल जाएगा। अगर आप अपडेट बैच में नहीं हो तो आपको सब्सक्राइबर में मिल जाएगा, जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, इट वाज वेरी इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि आप लोग बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे। थैंक यू, आई एम एंडिंग मीटिंग फॉर ऑल।